नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा भूगोल का और ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूं जैसा कि आपको पता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो भारतीय भूगोल का राजस्थान के विषय में टॉपिक है। और राजस्थान में रेगिस्तान का टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो भारत का रेगिस्तान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है, भारत का इवन सबसे बड़ा है, दक्षिण भारत का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है जी। दक्षिण भारत के जो भी देश हैं भारत के पड़ोसी, उन सभी में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये मानचित्र के माध्यम से भी थोड़ा मैंने कोशिश करी है समझाने की। और इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें, तो थ्योरी के माध्यम से मैं आपको लिख करके समझाऊंगा। आप नोट भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं और क्लास में अंत तक बने रहेंगे पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो टॉपिक है थार का मरुस्थल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल या रेगिस्तान भी आप कह सकते हैं। अब भारत में कहाँ पे स्थित है जी? तो प्रश्न सबसे पहला यही पूछा जाता है। तो देखिए, जो इंडिया का नक्शा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? गुजरात वाला है। ये वाला हिस्सा नीचे गुजरात हो गया। और गुजरात के ऊपर उत्तर में चलेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? राजस्थान वाला है। ये वाला हिस्सा राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का हिस्सा है। और ये वाला पूरा का पूरा राज्य है भारत का, जो राजस्थान है। और कौन सी दिशा में स्थित है ये? भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये बेसिक बात है, इन्हें नोट कर लेना। कौन सी दिशा में? भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है राजस्थान। ठीक है, तो इसके विषय में आज पढ़ लेते हैं कि राजस्थान क्यों फेमस है और कौन कौन से एग्जाम में इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो कॉमन है, आपको याद होगा, आपसे पूछा जाएगा भैया रेगिस्तान बताओ पूरे भारत में कहाँ है, तो आप उत्तर देंगे राजस्थान में। ठीक है, नाम भी मिलता जुलता है। थार का मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तर देंगे आप राजस्थान में। तो राजस्थान के जो पाकिस्तान से लगे हुए इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा रेगिस्तानीकरण मिलता है। पूरे राजस्थान में नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान से लगे हुए हिस्सों में जो जिले हैं, जैसे श्री गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है ना, हनुमानगढ़ है, जो जिले बिल्कुल सीमा से टच कर रहे हैं, उन जिलों में रेगिस्तानीकरण मिलता है। रेगिस्तान मतलब क्या है, इसका क्यों पढ़ना है, तो देखो आप, मैं समझाता चलता हूँ आपको। तो ये वाली स्थिति भारत में हो गई तो आप बना लेना, ये वाला हिस्सा हो गया आपका राजस्थान वाला। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का, क्या के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो राज्य भारत का, वो यहाँ पे पड़ता है, कहीं इस तरफ पड़ता है। और उस राज्य का नाम क्या है? गोवा। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, और बड़ा राज्य राजस्थान। तो देखिए, एक तो रेगिस्तानीकरण होता क्यों है, वैज्ञानिकों के आधार पर, भूगोलिक वैज्ञानिकों के आधार पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि यहाँ पर वर्ष में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 15 सेंटीमीटर से या 150 मिलीमीटर से, दोनों फॉर्म में पढ़ सकते हैं, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में, कम पानी पड़ता है, कम वर्षा होती है। तो ऐसे इलाकों को, ऐसे क्षेत्रों को राजस्थान रेगिस्तान घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि वर्षा नहीं होती है तो शुष्क क्षेत्र बन जाता है। वहां पे शुष्क बन जाता है तो वहां पे मिट्टी या धूल जैसी उपस्थिति हो जाती है वर्षा ना होने की वजह से। और वहां पे वनस्पति भी होती है, वो रेगिस्तान के हिसाब से ही होती है। तो उस पूरे इलाके को शुष्क वाला प्रदेश भी कहा जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है साल में, ऐसे इलाकों को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान बोला जाता है। तो देखिए, एक एक करके लाइन लिखते चलेंगे मेरे साथ, है ना, और मानचित्र के माध्यम से भी मैंने बताया है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है भारत में? तो थार का मरुस्थल स्थित है आपका राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बेसिक पॉइंट है। अब किस तरीके से ये रेगिस्तानीकरण जो होता है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे, तो वो वर्षा वाला कारण लिख लो आप। वार्षिक वर्षा, वर्ष की है ना, वार्षिक वर्षा मतलब वर्ष की, वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है ऐसी स्थानों पर, ऐसे स्थानों को, यहां पर 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, ऐसे स्थानों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है। शुष्क प्रदेश अंडरलाइन कर लेना, कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, लिख लेना ये समझने के लिए। शुष्क का मतलब सूखा हुआ प्रदेश। भैया यहाँ पानी नहीं पड़ रहा है, वर्षा ही नहीं हो रही है, तो शुष्क का मतलब क्या है? सूखा हुआ प्रदेश। ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, सूखा प्रदेश, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं पड़ता, वर्षा नहीं पड़ती। और कितनी नहीं वर्षा पड़ रही है? 15 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रही है। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्रों को शुष्क प्रदेश कहते हैं। और ऐसी जगहों पर ही रेगिस्तानीकरण का जन्म होता है। ठीक है, चाहे दुनिया के कहीं की भी बात कर लो, विश्व के किसी भी रेगिस्तान की बात कर लो, इसी परिभाषा में।
इसी को 150 मिलीमीटर में पढ़ लेते हैं वर्षा में, लेकिन खैर आप ऐसे ही पढ़िए, ठीक है। अगले पॉइंट, थार का मरुस्थल भारत में कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम पढ़ लेते हैं, वैसे पश्चिमी पढ़ सकते हो, भारत में पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी दिशा में स्थित है साहब। कौन सी दिशा में? पश्चिम में स्थित है। इसे उत्तर पश्चिम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका नॉर्थ हो गया ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हो गया वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, तो दोनों को मिलाकर के उत्तर पश्चिम पढ़ सकते हैं स्थिति को जानने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो आगे इसके बारे में लिख लो। अरावली की पहाड़ी, एक पॉइंट अरावली की पहाड़ियों से भी पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसकी स्थिति अरावली पहाड़ियों से पूछ लेते हैं। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी दिशा में, कौन सी पहाड़ी? अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी दिशा में रेगिस्तान स्थित है। एक ये भी कंडीशन लिख लो भाई, कंडीशन कोई भी नहीं छोड़ी जाएगी। एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से, इतना नहीं पूछेगा डिटेल में, लेकिन आपको सारी कंडीशंस मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अरावली पहाड़ियों से भी आ सकता है। अरावली पहाड़ियों के कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में रेगिस्तान स्थित है। ये वाला भी पॉइंट याद रखो। और रेगिस्तान में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ झीलों का निर्माण होता है, नदियों का पानी बीच बीच में छूट जाता है। जो भी कोई नदी बह रही है रेगिस्तान में होकर के, तो उसे प्लाया झील बोल देते हैं, या उसे नमक की झील भी बोल देते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में जो भी झील बनती है उसे क्या बोलते हैं? प्लाया झील। तो लिखेंगे सबसे पहले आप राजस्थान, रेगिस्तान लिखेंगे। राजस्थान की तो बात, रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं इसे, कौन सी है? लूनी नदी। इसे छाप लेना, ये कई बार पूछा गया है। इस पॉइंट को आप छाप लेना, ये कई बार पूछा गया है कि भाई जो लूनी नदी है वो कौन से राज्य की सबसे बड़ी नदी है। राज्य मतलब रेगिस्तान की नदी पूछता है, और रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो लूनी नदी सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, जो कि कहाँ पे बहती है? रेगिस्तान में बहती है, ठीक है। रेगिस्तानी हिस्सों में बहती है। रेगिस्तानी हिस्से से ही कच्छ के रण में जाती है, और कच्छ के रण में अदृश्य हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है इस नदी से, ठीक है। क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है कच्छ के रण में जाकर के। तो लूनी नदी, इसको याद रखना, ठीक है। लगभग 495 किलोमीटर के आसपास ये नदी बहती है। कितना बहती है? अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 495 किलोमीटर के आसपास लगभग में ये बहती है। और निकलती कहाँ से है? ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है भाई साहब? अरावली पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में बहती है, सबसे ज्यादा लंबे इलाके में रेगिस्तानी वाले हिस्से में बहती है, और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के, दलदली क्षेत्र में जाकर के, अरब सागर के में विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, या अल्पकालिक हो जाती है, ठीक है, जिसका पानी दिखाई नहीं देता है फिर। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने। आगे बात करते हैं दक्षिण एशिया। देखो इसकी एक स्थिति और पढ़ते हैं। आर्द्र चंद्राकार बालू के टीले, बालू के टीले मुख्यतः रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। एक आकृति बन जाती है बालू के टीलों की, है ना। जैसे आर्द्र चंद्राकार होता है, आधा चंदा होता है, उसी को बोलते हैं। उसी तरीके के आकृति के बालू के धूल के क्या बन जाते हैं? टीले बन जाते हैं। एक हवा के माध्यम से, क्या के माध्यम से? जब हवा चलती है तो मिट्टी उधर उड़ती है, इधर से उधर, तो उड़ करके एक आकृति इस तरीके से बन जाती है, जैसे अर्ध चंद्राकार होता है ना, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ऐसा शेप होता है। आधा जो चंद्रमा आपने देखा होगा वो इस तरीके से शेप होता है कि नहीं होता है। तो मिट्टी इस तरीके से खाली हो जाती है, उड़ जाती है, तो इसमें से इस तरीके के बालू के टीले बन जाते हैं जगह 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 जगह, ठीक है। ये अर्ध चंद्राकार बालू के टीले इस तरीके से आकृति बन जाती है, ठीक। तो इसे भी नोट कर लेना। चंद्राकार बालू के टीले कहाँ पे ज्यादातर मुख्यतः बनते हैं? रेगिस्तान वाले हिस्से में या थार के मरुस्थल में। धूल मिट्टी जब उड़ती है वहां पे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ठीक है, तो वहां पे इस तरीके की आकृति बन जाती है। तो ये सामान्यतः कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जैसलमेर वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं सामान्यतः, ठीक है। तो आगे लिखेंगे बरकान के टीले, एक और नाम दिया गया है यहाँ पे बरकान के टीले। ये धूल के टीले बनते हैं। बरकान के टीले मुख्यतः जैसलमेर, आपने सुना होगा, जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
बरकान के टीले, ये भी याद रख लेना, नए बच्चों को समझ में आएगा, पुराने बच्चों ने भी नहीं पढ़ा होगा तो ये याद रख लेना। ये आकृति है कुछ, अर्धचंद्राकार हो गया, अर्धचंद्राकार हो गया, एक बरकान के टीले हो गए, ये धूल के द्वारा ही बन जाते हैं। ये प्राकृतिक आकृतियां हैं जो कि जैसलमेर के आसपास बनती हैं, जहाँ सबसे ज्यादा धूल है, सबसे ज्यादा रेगिस्तानीकरण है ना। जो रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना, किसे बोलते हैं, ऊंट, वो ज्यादातर कहाँ दिखाई देंगे आपको, या तो बाड़मेर में या जैसलमेर में, है ना, क्योंकि धूल में ही ऊंटों की अच्छी सवारी मानी जाती है। और आप घूमने जाएंगे पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, तो वहां पे ऊंट आपको एक जगह से दूसरे जगह पे उनके माध्यम से आप घूम भी सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगली लाइन की बात करें, इसमें दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है जो राजस्थान में स्थित है। ये वाला जो मरुस्थल स्थित है, ये मरुस्थल ही है राजस्थान में, पूरा का पूरा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के साथ साथ जितने पड़ोसी देश हैं उन सभी में मिलाएं, दक्षिण एशिया में, दक्षिण वाली दिशा में सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दक्षिण एशिया का, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान। अब आगे बात करते हैं, विश्व का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, एक पैमाने में, एक कैटेगरी में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इसे पढ़ा जाता है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा का रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका से भी बड़ा एक और पढ़ा जाता है अंटार्कटिका में, जो बर्फीला रेगिस्तान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बर्फ के मामले में, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है वहां पे, तो है ना। लेकिन धूल की, मिट्टी की जो बात करें, जो पानी नहीं पड़ता है तो वहां पे मिट्टी बन जाती है उस जमीन में, उस रेगिस्तान की हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। विश्व में सहारा का रेगिस्तान है, जो कि नॉर्थन अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नॉर्थन अफ्रीका में। और उसके नॉर्थ में क्या है, कौन सा सागर बहता है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर बहता है। और भूमध्य सागर को आप पार करके जाएंगे तो उस तरफ है यूरोप। और यूरोप के इटली हो गया, फ्रांस हो गया, मैसेडोनिया हो गया, यूनान हो गया, ये बहुत सारी कंट्रीज उससे लगे हुए हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। दुनिया का सबसे सूखा, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं पड़ता है, और पिछले 20 सालों से पानी क्या, वर्षा नहीं हुई है वहां पे, एक बूंद भी नहीं गिरी वर्षा की। वो एक पेरू देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। कौन से देश में स्थित है, माफ कीजिए, चिली देश में स्थित है, ठीक है। चिली देश में स्थित है वो वाला मरुस्थल, जो सबसे शुष्क मरुस्थल घोषित कर रखा है। तो इसे भी याद रखना, दक्षिण एशिया का क्या है, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है साउथ एशिया के हिसाब से। अब जो मैं विश्व वाला पॉइंट बता रहा हूँ वो नोट कर लो। विश्व का, देखना जा रही है लाइन ऊपर, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा किस आधार पर है, सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर थार का मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है। थार का मरुस्थल जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या है, सबसे बड़ा। जनसंख्या घनत्व बोले तो जनगणना आपने पढ़ी होगी, तो जनगणना में जनसंख्या घनत्व को हम पढ़ते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो रेगिस्तान में यदि बात करें, दुनिया के जितने भी रेगिस्तान है भारत के अलावा, तो उन सारे रेगिस्तानों में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो राजस्थान में निवास करते हैं, या थार के मरुस्थल में रहते हैं, कंपेयर टू, है ना, कंपेयर टू अदर जितने भी दुनिया के रेगिस्तान हैं उनके अलावा यदि बात करते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, ठीक है। 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, वर्ग किलोमीटर में, उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये जनगणना में डाटा आता है हमेशा, इस बात को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसी रेगिस्तान में लूनी नदी तो मैंने पढ़ा दी आपको, जो सबसे लंबी नदी है, जो थार के मरुस्थल से होकर के बहती है। इसी रेगिस्तान में एक सबसे लंबी नहर भी निकाली गई है। रेगिस्तान में सिंचाई के लिए, पानी को पहुंचाने के लिए, लोगों के लिए पीने के लिए पानी पहुंचाने के लिए, है ना, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए पानी पहुंचाने के लिए एक नहर सरकार ने निकाली है, हर के बैराज पंजाब से, ठीक है। हर के बैराज में 2 नदियां मिलती हैं, सतलज और ब्यास नदियां मिलती हैं। वहां से एक नदी, एक नहर निकाली है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। जो राजस्थान की, इवन इंडिया की सबसे लंबी नहर है, जो कि कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। और राजस्थान के कहाँ बहती है, रेगिस्तान में बहती है। तो इधर मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट को यहां से नोट कर लेना, यहां से नोट कर लेना। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है, जो कि कहाँ बहती है,
रेगिस्तान में बहती है, रेगिस्तान के लिए निकाली गई, जो राजस्थान के लिए निकाली गई, आप ऐसे समझ लीजिए। और जैसे जिले हो गए, जैसलमेर है, ठीक है, बाड़मेर की मैं बात करूं, हनुमानगढ़ की बात करूं, है ना, ये वाले जिले आप लिख सकते हो समझने के लिए। इन जिलों में सिंचाई के लिए इस नदी को निकाला गया, नहर को निकाला, माफ कीजिए। और भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। और कहां से निकाली गई? हरके बैराज। ये कहां पे पड़ता है? पंजाब में। हरके बैराज पंजाब में स्थित है। यहाँ पे सतलज और ब्यास दोनों नदियों का क्या होता है? संगम। तो हरके बैराज, मान लीजिए जहां पे हरके बैराज है, तो एक नदी है, एक नदी इधर से आ रही है सतलज, एक नदी इधर से आई ब्यास, ये हो गई सतलज मान लीजिए, और दूसरी नदी हो गई ब्यास। इन दोनों नदियों का हो गया यहाँ पे संगम। और संगम होने के बाद यहाँ से निकाली गई और राजस्थान में इस तरीके से ये फ्लो कर रही है, बह रही है और पानी पहुंचा रही है राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में। तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर जो कि रेगिस्तान के सिंचाई के लिए ही निकाली गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखना, ठीक है। और यदि हम बात करें तो मैंने जैसा कि बताया, जैसे नदी बह रही है, तो जैसे नदी बह रही है इस तरीके से मैं आपको बताऊं, ऐसे करके नदी बहती है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे करके नदी तो बहते हुए चली जाती है, लेकिन बीच में क्या है, इस तरीके से पानी छोड़ जाती है, साइड साइड से, किनारों से, कहीं 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 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आकृति होती है। तो नदी का फ्लो का भी देखेंगे तो नदी जब अपने भाव पे आती है तो बहुत सारी जगह इस तरीके से छोड़ जाती है, पानी छोड़ जाती है साइडों से, है ना। इसी को क्या बोलते हैं वहां पे? पिलाया, पिलाया झील। तो पिलाया झीलों का निर्माण कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। अगर झीलों में अगर ये नाम आपको देखने को मिल जाए कि भैया पिलाया झील कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर दे देना, राजस्थान में बनती है इस तरीके की झील, ठीक है, पिलाया झील। और इनको नमकीन झील भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऐसी झीलों को आप नमकीन झील के नाम से जाना जा सकता है, लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे कोई नदी फ्लो करती है और अपने आसपास के इलाकों में पानी छोड़ के चली जाती है और फिर अपने रास्ते पे बहते हुए आगे निकल जाती है, ऐसे ही कंडीशन को पिलाया झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। और सबसे लंबी नहर जो राजस्थान के लिए निकाली गई, इंदिरा गांधी, कहाँ से निकाली गई? हरके बैराज से निकाली गई। दोनों नदियां मिलती हैं और भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व के आधार पर रेगिस्तान है। विश्व का काय के आधार पर? जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद करते रहिए। आज की क्लास हमारी हो गई यहाँ पे। अब लगातार आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी, है ना। जितनी भी ज्योग्राफी क्लास है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, और उनमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वो कौन सा? भारतीय भूगोल से जीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार कर लो। भारतीय भूगोल और हिस्ट्री की क्लासेस भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, यूपी की क्लासेस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहां से पूरा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं अपने लगातार, क्योंकि बहुत जल्दी और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, जिससे फिर आपको समय नहीं मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। तो अभी से और अच्छे से पूरी कमान कस करके आप तैयारी कीजिए, है ना। और इस तरीके से आपको ये सारी क्लासेस मेरे द्वारा मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आप चैनल पे हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।